एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, क्लास 12th का चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला आपका रनिंग में है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो मेंडल्स के लॉज थे, 3 लॉज थे जो कि उन्होंने दिए थे, मैंने कंप्लीट करा दिए थे। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होना था वो था डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। मेंडल्स फाइंडिंग के टाइमिंग पे जो भी डेविएशंस थे, तो ये जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। Few generalizations were arrived at by Mendel on the basis of experiments of garden pea plants such as single trait, single gene और 2 alleles। कुछ जनरलाइजेशंस थे जो कि मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गार्डन पी प्लांट पर, तो अराइव हुए थे, कुछ सवाल उठे थे लाइक सिंगल ट्रेट पर, सिंगल जीन पर और 2 एलेल्स पर। 2 alleles shows interactions in which one is completely dominant। उन्होंने कहा था कि सपोज करिए 2 कैरेक्टर हैं, एक मदर का फादर का बच्चे में गया, तो एक कैरेक्टर होगा 2 alleles मतलब ट्रेट, तो एक ट्रेट होगा जो डोमिनेंट होगा पूरी तरीके से, और जो दूसरा होगा वो रिसेसिव होगा। ठीक है, उन्होंने ये बात कही। Now the genes for different traits present on different chromosomes are short independently। अब उन्होंने ये बात भी कही कि जो जीन हमारे प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स में, हर एक क्रोमोसोम्स का अपना अलग अलग जीन होता है, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी है। और उन्होंने ये भी बात कह दी कि इसमें जो 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड में, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं कि एक डोमिनेंट वाला और एक रिसेसिव वाला। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, number of deviations were observed, identified in the post-Mendelian era that gave additional information on the patterns of inheritance। जब ये सारी चीजें अराइज हुई टाइम के बारे में, नंबर ऑफ डेविएशंस के बारे में, तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व भी किया गया पोस्ट मेंडेलियन इरा में, और उस टाइमिंग पर फिर इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन और पैटर्न हमारे सामने आए थे, जिसको हम लोगों ने बोला था न्यू मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडल के तो बहुत सारे डेविएशंस निकल आए, कुछ खामियां निकल आई। अब उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस में अलग अपना चीज को देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, और फिर दोबारा से न्यू इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन को उन्होंने कनेक्ट किया। तो उस डेविएशंस को हम लोग फिर मेंडेलियन नहीं बल्कि न्यू मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। देखिए इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सपोज करिए यहाँ पर ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर ले लिए, यहाँ पे भी स्मॉल आर स्मॉल लिया, होमोजाइगोस रिसेसिव, होमोजाइगोस रिसेसिव। जब क्रॉस कराया गया इसका क्रॉस कराया गया आपका कैपिटल आर से, इसका क्रॉस कराया गया कैपिटल आर और स्मॉल आर से। तो इसमें ये चीज देखी इन्होंने दैट यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर यानी कि जितने भी थे वो वायलेट कलर के आए, और यहाँ पर जब उन्होंने ये चीज देखी, यानी कि अगर जो हमारा फ्लावर था वो अगर हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर यानी कि हेट्रोजाइगोस होता, तो जो फ्लावर्स का रेशियो है 1:1 आया, जो हमने लास्ट वीडियो में अपना देखा था, उसका सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। वापस आ जाते हैं अपनी डेविएशन वाले पे। It was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene। उन्होंने इस चीज को बताया कि जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब 1:1, 3:1, जो भी समझ में आता है, देख सकते हैं फिजिकली। तो इसमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर जीन। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा मॉडिफाइड किया और बताया कि अगर एक क्रोमोसोम में 2 जीन प्रेजेंट है, क्योंकि पेयर में चलते हैं, तो जो एक जीन है वो कहीं ना कहीं दूसरे जीन की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव होगा, अगर दूसरा डोमिनेंट आ रहा है तो फर्स्ट वाला रिसेसिव होगा, तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। कैसे होंगे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इनका जो इन्फ्लुएंस होगा, इंटरेक्शन होगा, वो भी 2 तरीके से होगा, एक होगा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, एक होगा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहले इंट्राजेनिक पढ़ लेते हैं। अगर बिटवीन
the alleles of same gene. Example, incomplete dominance and codominance, and it also occurs between the multiple allele series of a जीन। सबसे पहले आ जाता है इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक का मतलब है कि जो एलेल्स होंगे, ट्रेट होंगे, सेम जीन के होंगे। सेम जीन का मतलब है या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस। तो इसमें तो डोमिनेंस और रिसेसिव का सवाल ही नहीं है। इसमें तो डोमिनेंस और रिसेसिव का सवाल ही नहीं आया ना, क्योंकि जो दोनों एलेल्स हैं, जो सेम जो एलेल्स है, ट्रेट है, वो सेम है। मदर के अंदर भी, पेरेंट्स के अंदर भी। मदर भी टॉल, फादर भी टॉल, या फिर फादर की भी ड्वार्फ हाइट है, फादर और मदर की भी ड्वार्फ हाइट। तो क्या इसमें बच्चों में क्या कोई इसमें डोमिनेंट रिसेसिव रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो माँ बाप में वही बच्चों में चला जाएगा, सेम एज इट इज। ये तो हमने सिर्फ एक पेयर ट्रेट की बात करी। इसी तरीके से अगर मल्टीपल ट्रेट आ जाते हैं, मल्टीपल एलेल्स आ जाते हैं, तो भी यही सिस्टम रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा होता है हमारा इंटरजेनिक इंटरेक्शन, अकर्स बिटवीन द एलेल्स ऑफ डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब इसमें आ जाते हैं, सपोज करिए कि एक ही क्रोमोसोम में, यानी कि मदर फादर हेटेरोजाइगोस है। मदर की हाइट कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, फादर में भी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, यानी कि हेटेरोजाइगोस क्रोमोसोम है ना। एक क्रोमोसोम में दो डिफरेंट ट्रेट प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम में दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो बेबी में जो उसके मतलब जो ट्रेट्स जाएंगे, इसमें आ जाएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें आएंगे। लेकिन अगर किसी फादर या मदर का सेम है, उसमें तो डोमिनेंट और रिसेसिव का सवाल ही नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपके लिखी हुए है यहाँ पर, पेलियोट्रॉफी, पॉलीजीन, एपिस्टेटिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द इंटरेक्शंस आर डिस्कस्ड बिलो। ये कुछ इंटरेक्शंस हैं, मतलब इसके कह सकते हैं इसके सब टाइप्स हैं इंटरजेनिक अट्रैक्शन के। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला। इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द एलेल्स ऑफ एन एलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेसेस देमसेल्फ पार्शियली। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि जो हम लोगों ने जो जीन होंगे दो अलग अलग पेरेंट के, वो होमोजाइगोस होंगे। यहाँ पर आपका डायग्राम भी एक शो भी किया हुआ है। रेड फ्लावर को आर से रिप्रेजेंट किया है, व्हाइट फ्लावर को स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका फ्यूजन कराया गेमीट्स का, तो हमने देखा पिंक फ्लावर आया। पिंक फ्लावर का मतलब है कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों जीन बच्चों में गए कि नहीं गए? देन वन एलिल कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन कंप्लीटली। उन्होंने ये चीज फिर दोबारा से बताई। उन्होंने कहा था पहले अपने एक्सपेरिमेंट में, कहा उन्होंने कि जो क्या नाम है डोमिनेंट और रिसेसिव वाले हैं, सेपरेट होते हैं, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। फिर दोबारा से उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन किया, बहुत सारे डेविएशंस आए। डेविएशन में उन्होंने ये क्वेश्चंस खड़े हो गए कि अगर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो क्यों डोमिनेंट और जीन हम लोग मानते हैं। तो उन्होंने दोबारा से अपनी स्टडी करी, और दोबारा से स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बताया कि भले ही दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ही क्रोमोसोम में जो दो जीन प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को दबा देगा या दूसरा पहले को दबा देगा। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा कौन सा अपना एक्सप्रेशन शो करता है। तो एक जीन कभी भी दूसरे जीन को सप्रेस नहीं करता, दबाता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो जीन है वो सेपरेट है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। So in such case, there is an intermediate expression in the first generation hybrid. A well-known example is the flower color of Mirabilis jalapa. इसमें एक एग्जाम्पल ले लिया है, कलर ऑफ Mirabilis jalapa. If a red flower capital R plant is crossed with white flower small r plant, then first generation of spring have pink flower. तो उसमें pink flower आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे भी। रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:2:1 आएगा जीनोटाइप रेशियो, और फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो 1:2:1, यानी कि रेड पिंक व्हाइट, और यहाँ पर जीन से रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल आर, एंड यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा होता है हमारा कोडोमिनेंस। इन कोडोमिनेंस बोथ द जीन ऑफ एन एलोमॉर्फिक पेयर
express themselves equally in first hybrid। अब यहाँ पर कोडोमिनेंस में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम्स में जो जीन प्रेजेंट होंगे, दो जीन, वो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को इक्वली शो करेंगे, इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ना उसमें से कोई रिसेसिव ना कोई डोमिनेंट। Such alleles which are able to express themselves equally independently hybrids are called codominant allele। ऐसे ट्रेट, एलेल्स का मतलब ट्रेट होता है, ऐसे ट्रेट जिनमें अपनी काबिलियत है कि फर्स्ट जनरेशन में अपने आप दोनों कैरेक्टर इक्वली बच्चों में जाते हैं, दैट टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड कोडोमिनेंट एलेल्स। Thus in कोडोमिनेंस बोथ एलेल्स आर एक्सप्रेस्ड। तो जो कोडोमिनेंस है इसमें दोनों जो एलेल्स होंगे, दो जीन होंगे, वो इक्वली बच्चों में एक्सप्रेस्ड होंगे। जैसे मैं बताती हूँ कोडोमिनेंस में कैसा हो गया। क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज कोट कलर इन कैटल। हाँ, कोट कलर इन कैटल। देयर आर टू टाइप्स विद रेड कोट, सपोज करिए एक रेड कोट है, ठीक है, रेड कलर हेयर है, एंड अदर विद व्हाइट कोट, दैट मीन व्हाइट हेयर है। अब यहाँ पे ले लेते हैं कि जो रेड कैटल है उसको हमने कैपिटल आर से कर लिया, और जो व्हाइट कैटल है उसको डब्ल्यू से ले लिया। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस कराई गई कि तो क्रॉस में हमने देखा कि कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, फर्स्ट जनरेशन में यही गया। Now the roans have the mixture of red and white color hair। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो कलर आया वो रोन कलर आया। रोन कलर का मतलब होता है कि रेड और व्हाइट का थोड़ा सा मिक्सचर। तो यहाँ पे जिस चीज देखी गई, जो बेबी आया वो रोन आया। रोन यानी कि रेड और व्हाइट कलर का मिक्सचर आया, ना तो राइट गया ना तो वो रेड कलर का आया प्योर, ना वो प्योर व्हाइट कलर का आ गया, दोनों मिक्स होके आ गया। तो आपने इस चीज में क्या देखा कि इसके अंदर जो ट्रेड्स प्रेजेंट थे उन दोनों ने मिलके क्या किया, अपने आप को मिक्स कर लिया और इक्वली इक्वली एक्सप्रेस शो हो गए। इसको एक एग्जांपल है, सपोज करिए किसी के फादर की हाइट बहुत ज्यादा टॉल है, किसी के मदर की हाइट बहुत ज्यादा ड्वार्फ है, लेकिन जो बेबी आया वो इक्वल हाइट का आया। जो एक नॉर्मल हाइट होती है वो जो आपकी 60 सेंटीमीटर है, बहुत होती है 6 मीटर में बात करते हैं, राइट। तो देखा वहां पर कि जो फादर की हाइट थी 8 मीटर, बच्चा नहीं गया, मदर की हाइट थी 4 मीटर, नहीं गया, वो उसका मिक्सचर आ गया, यानी कि दोनों के ट्रेड्स क्या थे, इक्वली एक्सप्रेस्ड हो गए। और जिसका रेशियो बना वो रेशियो ऑफ 1:2:1। So the genotype and phenotypic ratios are identical। तो बात करें हम लोग यहाँ पे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो की, तो दोनों ही एक ही होते हैं। बात अलग है कि फिनोटाइपिक में हम लोग रेड ग्रीन कलर लिख देंगे जो हमें फिजिकली दिखाई देता है, जीन में हम लोग कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जो रेशियो होगा वो तो आइडेंटिकल होगा ना, सेम होगा, उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा दिखाया भी हुआ है, दिस वन इज अ रेड केटल, दिस वन इज अ व्हाइट। बेबी आया रेड व्हाइट। अगेन जब सेकेंड जनरेशन कराया गया तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, दोबारा से क्रॉस हुई, तो क्रॉस में देखा गया कि एक बिल्कुल रेड थी एक बिल्कुल व्हाइट थी, लेकिन जो दो आई वो रोन थी। तो रेशियो क्या बना इसमें, 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलेल्स वाला। मोर देन 2 alternative forms of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologous are known as multiple alleles। Multiple alleles का मतलब होता है यहाँ पर कि हमारे इस पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे जो एलेल्स ट्रेट हैं वो सेम है, नहीं है कोई डिफरेंस। किसी की हाइट है बिल्कुल 8 सेंटीमीटर, एक पर्सन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, वही सेम ट्रेट 8 सेंटीमीटर वाला किसी दूसरे पर्सन में। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन है हमारे पॉपुलेशन में जिनमें बहुत सारे एलेल्स उनके क्रोमोसोम्स में सेम है। ऐसे एलेल्स को बोलते हैं मल्टीपल एलेल्स। अब मल्टीपल एलेल्स अराइज विद म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। अब यहाँ पे जो मल्टीपल एलेल्स अराइज होते हैं ये म्यूटेशन की वजह से अराइज होते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है या डीएनए के सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। A gene can mutate several times producing a series of alternative expression।
देखिए, जब कभी भी बेबी प्रोड्यूस्ड होता है तो बेबी प्रोड्यूस होने के टाइमिंग पर जो जीन होते हैं वो अपने आप को म्यूट करते हैं, म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट का मतलब सीक्वेंस चेंज करते हैं। और जब जीन अपना सीक्वेंस चेंज करते हैं तो बच्चों में वही चेंज सीक्वेंस जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक्सप्रेशन होते हैं ऑल्टरनेटिव आते हैं, ना फादर के ना मदर के, मतलब बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। So different alleles in a series show dominant recessive relation or may show codominance or incomplete dominance among themselves. तो इस म्यूटेशन वाले जीन में ना कोई भी चांस हो सकता है फर्स्ट जनरेशन आए तो वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशन बन सकता है। हो सकता है कोडोमिनेंस आए, कोडोमिनेंस का मतलब मिक्सचर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है यहाँ पर कि सपोज करिए कि उसकी फैमिली में जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट चला आ रहा है, लेकिन हाइट मतलब सबकी 8 सेंटीमीटर, 5 मीटर से 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर आ रही है, लेकिन जब ये बेबी आया तो उसकी 8 मीटर की जगह 7.5 हो गई। डोमिनेंस पे पहुंचा लेकिन इनकम्प्लीट रह गया वो भी, राइट। सो वाइल्ड टाइप ऑफ डोमिनेंट ओवर ऑल द म्यूटेंट एलेल्स। इन डोर्सोफिला a large number of multiple alleles are known। तो ये डोर्सोफिला है, एक इंसेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल एलेल्स प्रेजेंट होते हैं। The size of the wings from normal wings to vestigial wings just stems is due to one allele homozygous condition. The normal wing is wild type while vestigial wing is recessive type. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें डोर्सोफिला होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल विंग्स की, फिर इसमें निक्ड विंग्स भी होते हैं, यानी कि डोर्सोफिला इंसेक्ट एक है, डोर्सोफिला इंसेक्ट एक है, लेकिन उसमें क्या है, जितने भी इंसेक्ट हैं, सपोज करिए हम लोगों ने 10 इंसेक्ट को इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब जब हमने देखा तो सबके विंग्स में साइज का डिफरेंस, किसी के नॉर्मल विंग्स, किसी के निक्ड विंग्स, किसी के नॉच्ड विंग्स, किसी के स्ट्रैप विंग्स, किसी के वेस्टिजियल विंग्स। तो यहाँ पे क्या है, इसमें वेस्टिजियल विंग रिसेसिव टाइप है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो वेस्टिजियल विंग है बहुत ही कम आते हैं तो रिसेसिव, उसको जोड़ दीजिए। यानी कि पॉपुलेशन एक स्पीसीज की, एलिल्स डिफरेंट। स्पीसीज किसी पॉपुलेशन की एक ही है, लेकिन उसमें जो ट्रेट है हर किसी में क्या है, अपने अलग अलग है। और मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स भी है। स्पीसीज एक है, सबका स्ट्रक्चर कैरेक्टर सब अलग, मेरा अलग है, आप लोगों का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। मल्टीपल एलिल्स, देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा भी हुआ है दैट ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। मल्टीपल एलिल का एग्जांपल है ये ह्यूमन बीइंग्स में। सबका ब्लड ग्रुप देख लीजिए, सबका अलग अलग होगा, किसी का A, किसी का B, किसी का O, किसी का AB। सो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। के बाद है यहाँ पे प्लियोट्रॉपी। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स two different traits, it is called pleiotropic gene and the phenomenon is called pleiotropy or pleiotropism। एक जीन, जब सिंगल जीन दो डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करता है, when a single gene controls two different traits, that type of gene is called pleiotropic gene। इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रोपिज्म। The phenotypic ratio is 1:2 instead of 3:1। और इसका जो रेशियो निकल के आता है वो 1:2 आता है, बल्कि 3:1 आना चाहिए। ध्यान करिए मोनोहाइब्रिड में 3:1 आना चाहिए, बट 1:2 आता है इसमें। सो बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट, होता क्यों है, क्योंकि उनके परिवार में कोई रिसेसिव आया ही नहीं, सबका डोमिनेंस 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 डोमिनेंस। दादा दादी, दादा की हाइट टॉल थी, दादी की हाइट 12 थी। फर्स्ट जनरेशन आई, बच्चे टॉल है, सेकंड जनरेशन आई, बच्चे टॉल है, थर्ड जनरेशन आई, बच्चे टॉल है। ऐसे 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 करके जो रिसेसिव वाला जीन था वो तो फिनिश ही हो गया ना। ये जो आता है प्लियोट्रोपिक जीन आते हैं, ये रिसेसिव होमोजाइगोट की डेथ यानी कि फिनिश होने के बाद आते हैं। And the disease sickle cell anemia is caused by a gene HBS। आप लोगों ने डिसीज सुनी होगी, 11th में पढ़ी है सिकल सेल एनीमिया, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी है। ये जीन HBS के थ्रू होती है, जो कि एक डोमिनेंट है। कैसा जीन है ये डोमिनेंट जीन है और हेल्थी जीन है कहने को।
Now the carrier's HB or HBS shows sign of mild anemia as their RBC become sickle shape। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि अगर किसी के आरबीसी में HB HBS जीन है तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके बिल्कुल सिकल हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एट द हाफ मून शेप्ड ओनली अंडर एबनॉर्मली लो ऑक्सीजन कंट्रेसी। वैसे जो होनी चाहिए इस तरीके से शेप होनी चाहिए रेड ब्लड सेल्स की, ऐसी हो जाती है। हाफ मून देखा है, सब लोगों ने देखा होगा हाफ मून लाइक दैट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पूरी इसमें पहुंच नहीं पाती और एक टाइम आता है कि डेथ हो जाती है एक टाइम बाद। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट करवा लिया वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो डेथ ही है फिर। तो यानी कि क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर, चलो मैंने हाइट वाला बहुत देर से एग्जाम्पल ले लो, चेंज कर देते। एक मदर है जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं था, फादर है जिसको सिकल सेल एनीमिया था। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर अलग तो क्या दूसरा कैरेक्टर अलग है, यानी कि इनका जीन अलग सिकल सेल एनीमिया के साथ, इनका जीन अलग सिकल सेल एनीमिया में भी नहीं है। फर्टिलाइजेशन हुआ फर्स्ट जनरेशन में सिकल सेल एनीमिया गया, सेकेंड जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन में भी सिकल सेल एनीमिया गया, थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन में भी सिकल सेल एनीमिया गया। तो यहाँ पर एक जीन है क्या कर रहा है, डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। एक जीन सिर्फ और सिर्फ वही सिकल सेल एनीमिया, कौन सा जीन, HBS, वो डोमिनेंट बन चुका है और डोमिनेंट बनने के बाद बच्चे के जो कैरेक्टर हैं दो से ज्यादा, 3-4 जितने भी हैं, उनको क्या कर रहा है, अपने हाथ में कंट्रोल कर रहा है। रिसेसिव वाले को जाने ही नहीं दे रहा, उसको तो बेचारे को खत्म ही कर दिया। दिस इज प्लेलियोट्रॉपी। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे सिकल सेल कैरियर। अब इसका भी जो फर्टिलाइजेशन कराया गया सिकल सेल कैरियर से कराया गया, ओके ठीक है। इसमें कंडीशन ये भी हो सकती है कि सिकल सेल कैरियर ना हो। यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा फर्स्ट जनरेशन कराई तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने भी फर्स्ट जनरेशन में बेबी आए सबको सिकल सेल कैरियर आया। अब ये फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन की अगेन मतलब फर्टिलाइजेशन कराया गया तो हम लोगों ने देखा पहला जो बेबी आया वो तो नॉर्मल आया, बाकी के जो 3, 4, 5, 6 जितने भी बेबी आए वो कैसे थे, वो सिकल सेल कैरियर और सिकल सेल एनीमिक थे। यानी कि उस जो वहां पे रिसेसिव, यहाँ पे जो नॉर्मल वाला था वो उसका जो रेशियो था वो कितना रेशियो बना, सिर्फ एक रेशियो, बाकी के 1, 2, 3, बाकी के जो 3 बचे वो कैसे थे, डोमिनेंट थे, यानी कि सिकल सेल कैरियर और सिकल सेल एनीमिक थे। तो इसका जो रेशियो बनता है वो हमेशा 2:3 या 3:1 बनता है। The homozygotes with recessive gene HBS however die of total anemia। अब यहाँ पे जो एक रिसेसिव जीन था ना, ये वाला देखिए लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन सिकल सेल एनीमिक, ये तो मर ही गया है बेचारा। यानी कि ये दोनों कैरियर थे ना, ये क्या थे, कैरियर थे, इनके अंदर सिकल सेल एनीमिया का कैरियर था। तो जब फर्स्ट बेबी आया वो तो नॉर्मल आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी के जो 2 बेबीज हुए वो सिकल सेल कैरियर आए और जो थर्ड आया उसको तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज बचपन से ही होती है, जिसकी वजह से वो पैदा होते ही मर गया, जो कि रिसेसिव था। जो कि कैसा था, ये रिसेसिव था ना, क्योंकि ये तो सिर्फ कैरियर वाले हैं, इनमें से किसी को एनीमिया नहीं है, लेकिन इसको एनीमिया आया तो ये रिसेसिव वाला था जिसकी वजह से ये मर गया। Thus, the gene for sickle cell anemia is lethal in homozygous condition and produces sickle cell trait in heterozygous carrier। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सिकल सेल एनीमिया था वो होमोजाइगोस था, जो दोनों पर्सन थे कैसे थे, होमोजाइगोस थे, लेकिन स्टिल एक हेट्रोजाइगोस आया और हेट्रोजाइगोस आने की वजह से वो मर गया। 2 different expressions are produced by a single gene। अब आपने एक चीज को देखा, जीन एक था, मदर फादर दोनों में ही सिकल एनीमिया कैरियर थे, एनीमिया नहीं था, कैरियर थे। डिफरेंस होता है एनीमिया और कैरियर में। कैरियर मतलब उनकी बॉडी के अंदर जीन प्रेजेंट है लेकिन वो बीमारी नहीं है। एनीमिया का मतलब है वो जीन
अब बीमारी का रूप ले चुकी है, राइट। तो जो सिकल सेल कैरियर था उसके अंदर वो जीन आया लेकिन एनीमिया नहीं था, और जो एक बेबी प्रोड्यूस्ड हुआ वो क्या था, वो एनीमिया था। यानी कि जीन एक था लेकिन वो इस एक जीन ने दूसरे जीन को प्रोड्यूस किया एनीमिया वाले को, और एनीमिया वाला जो पैदा हुआ बच्चा बेचारा मर गया। नाउ द मैरिज बिटवीन two carriers will produce normal carriers and sickle cell anemic children in 1:1. Sickle cell anemics die having carriers and normal in the ratio 1:2, and the heterozygotes of carriers can be identified by microscopic examination of blood. ये जो carriers होते हैं ना जीन के, ये माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन किया जाता है ब्लड का तो उसे फाउंड आउट हो जाते हैं, तो पता लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में तो ट्रीटमेंट भी है इसका। नेक्स्ट हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, टॉपिक पर, जो है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जितने भी आपके प्लेटोमी, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट, वो हमने पढ़ लिए थे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था काफी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। ग्रेगर जोहान मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन 1866। ग्रेगर जोहान मेंडल ने इनहेरिटेंस पे जो अपना वर्क पब्लिश किया था 1866 में किया था, बट फॉर सम रीजन इट रिमेन्ड अननोटिस्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन किसी रीजन की वजह से, बहुत सारी कंडीशंस की वजह से उनके इस वर्क को कोई नोटिस ही नहीं किया किन्होंने। लास्ट 1900 में आके पता चला कि हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, वर्क हमें दिया है। एज कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी इन दोज डेज, क्योंकि उस टाइमिंग पे कम्युनिकेशन का कोई जरिया तो था नहीं। आज के टाइमिंग पे तो कुछ भी आता है, टीवी एंड इंटरनेट, फोन, सब जगह फैल जाते हैं। अब किसी ने पहले के टाइमिंग पे कुछ भी काम किया, बेचारा अपने आसपास के लोगों को तो बता सकता है, अब दूर दूर तक कहाँ जाएगा। सो दैट वाई हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. His approach of using mathematics and statistics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to the biologist. क्योंकि ये एक ऐसे हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया था, किसी बायोलॉजिकल फिनोमिनन को शो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया था। और उस टाइमिंग पर बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स घुसाना, आई मीन टू से उसको अप्लाई करना, वाज टोटली न्यू। आज के टाइम पर भी कह रहे इतना न्यू तो नहीं है बट स्टिल न्यू है। कहते हैं बायोलॉजी कहाँ मैथ्स, यहाँ पे दोनों ने दोनों कर दिया। तो उस टाइम पे जो बायोलॉजिस्ट थे वो भी शॉक्ड हो गए थे, भाई इसने तो बायोलॉजी के शो करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का अप्रोच कर लिया, अप्लाई कर लिया। So as continuous variations were observed in nature, Mendel's concept of gene is a stable and discrete unit of control the expression of character, and that a pair of alleles did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. लेकिन जो उन्होंने ये सब चीजें बताई थी कि वेरिएशन होते चले जाते हैं हमारे नेचर में, जीन हमारा स्टेबल है, जीन हमारे सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं ट्रेट वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, अपना अलग अलग रहते हैं, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। He also did not know the physical location of the factors in the gametic cell. उन्हें और ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में जो जीन की एक्चुअल पोजीशन होती है किसी भी सेल में, गेमेटिक सेल में, वो कहाँ होती है। इन चीजों को वो क्या है, शो कर ही नहीं पाए थे, बता ही नहीं पाए थे। के बाद इन 1900 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरेस, कॉरेंस एंड वॉन टिस्मार्क independently rediscovered Mendel's work on the inheritance of trait. तभी 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डो वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टिस्मार्क। इन्होंने मेंडल का जो वर्क था जो कि फेल हो गया था रीजंस की वजह से, ये नहीं शो कर पाए, वो नहीं शो कर पाए, इसका प्रूफ नहीं दे पाए, उन्होंने उनके वर्क को रीडिस्कवर किया।
उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया। एंड ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, अब क्या था, इनके टाइमिंग पर माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो चुका था। सो साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स अंडर माइक्रोस्कोप। तो उनको फायदा मिल गया, माइक्रोस्कोप उस टाइमिंग पे डिस्कवर्ड हो चुका था 1900 में, उनको फायदा मिल गया इन 3 साइंटिस्ट को। उन्होंने माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व किया, सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस, डीएनए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सब कुछ देख डाला, सब कुछ क्या कर लिया उन्होंने, ऑब्जर्व कर लिया। एंड वॉल्टर स्यूटोन along with Theodor Boveri studied the parallel behavior of Mendel's genes and the behavior of chromosome at the time of meiosis। तभी वॉल्टर स्यूटन और थियोडर बोवरी आए, उन्होंने भी मेंडल के जीन वाले जो बिहेवियर, वो लोग जो मेंडल जीन का पूरा ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, बिहेवियर को बताना चाहते थे, लेकिन वो नहीं प्रूफ कर पाए। दोबारा से उन्होंने मेंडल के इस जीन की थ्योरी को उठाया, केस को रीओपन किया, और माइक्रोस्कोप में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, और जो सेल डिवाइड होता है, मियोसिस माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करता है, इन सारी चीजों को देखा और अपनी एक थ्योरी बना डाली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या कर दिया, अपने सारे मतलब काम सारा उनको मिला, उनको सारा काम करा हुआ मिला, किसने किया, मेंडल ने। उन्होंने तो बस दोबारा से माइक्रोस्कोप में देख ही तो लिया, और उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, स्यूटन और बोवरी ने। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, स्यूटन एंड बोवरी। इन पूरी थ्योरी में जो क्रोमोसोम का मटेरियल होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, डीएनए होता है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई उन्होंने किया था। मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया है, सारा काम मेंडल का है, बस इन्होंने थोड़ा सा अपना, और जो एडवांसमेंट उन्हें मिल गया, बस उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया। के बाद और बहुत लंबी थ्योरी है ये, थ्योरी में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। उसके जो आगे की थ्योरी की पॉइंट्स है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, मुझे आशा है आज का आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।